अभी एक और शॉर्टकट, जैसे अभी हम लोग जब भी अपना एडिटर ओपन करते हैं यहाँ से जाके, सपोज मैं यहाँ पे जाके न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ, तो ठीक है, तो न्यू क्वेरी पे जब क्लिक करते हैं तो अपने आप ये जो अपना क्वेरी विंडो है, यहाँ पे डेटाबेस चेक करो, बाय डिफॉल्ट मास्टर पे खुलता है। ठीक है, इसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज Yes, sir. स्टेटमेंट लिख के चेंज करना पड़ता है, राइट। बट एक छोटा शॉर्टकट है कि अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे खुले, तो जिस डेटाबेस पे तुम्हारा क्वेरी खोलना चाहते हो उस डेटाबेस को यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करो या फिर कंट्रोल एन दबाओ। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद न्यू क्वेरी या फिर कंट्रोल एन दबाओगे तो अपने आप ये जो भी सिलेक्टेड डेटाबेस है उसको ले लेगा। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन Yes, वाला? sir. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें हमारे पास कुछ कुछ टेबल्स है, हमने टेबल्स क्रिएट करे थे, डेटा इंसर्शन करा था, ठीक है, फंक्शंस हमने देखे थे, ठीक है। तो हमारे पास टेबल क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट। एम्प्लॉइज टेबल में 1 सेकेंड। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एम्प्लॉइज टेबल है जिसमें अभी हमारे पास कुछ रोज इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट इनटू ऐसे लगा के, इंसर्ट इनटू लगाने के बाद मैं इसमें अगर मुझे कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज लिखने के बाद मुझे उसमें वैल्यूज लिखने पड़ते हैं, आईडी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, है ना, दिख रहा है। तो अभी इसमें मैं अगर सपोज ऐसा कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ वैल्यूज में, और यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया, सपोज इस बार लिखा 2, और इस बार मैंने लिख दिया फिर से महेश, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ डेट दे देता हूँ, या फिर डेट नहीं लिख रहा हूँ सपोज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा मैंने। और यहाँ पे जाके मैं कॉलम नेम्स लिख देता हूँ उसे, आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा फुल नेम, रन किया तो अभी एक रो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी डेटा अगर चेक करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो इसमें डेटा देखना, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे नल चला गया, और हमने गलती से जो है ID 2 फिर से इंसर्ट कर दी है जिसमें अलग कोई एम्प्लॉय है ना। तो ये सब चीजें ऐसा तो होगा, क्योंकि हर किसी को याद थोड़ा ना कि इंसर्ट करते वक्त मैंने पुरानी आईडी क्या इंसर्ट करी थी, कि ये आईडी ऑलरेडी है कि नहीं है। अभी यहाँ पे तो सिर्फ 2 रोज या 3 रोज थे, बट थाउजेंड्स ऑफ रोज हो गए तो कैसे करोगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ अगर इंसर्ट करने में मिस हो गया तो क्या करोगे, बात समझ में आई? ऐसा क्योंकि Yes, sir. मैनुअल एरर है ये सब, क्योंकि मैनुअली हम इंसर्ट कर रहे हैं तो मैनुअल एरर्स हो सकते हैं, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे हम चेक्स लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपने टेबल पे भी, कि सपोज मैं चाहता हूँ कि आईडी कभी भी डुप्लीकेट ना हो, या फिर नेम कभी भी नल ना हो, डेट ऑफ बर्थ कभी नल ना हो, तो उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कंट्रोल, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट करते समय उसमें हम कुछ कंट्रोल्स लगा देंगे, या कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है। कंस्ट्रेंट इज द प्रॉपर वर्ड, कंस्ट्रेंट मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे अभी फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, और उसके बाद फिर लेट्स क्रिएट एम्प्लॉइज 2, ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज 2, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, आईडी, आईडी का डेटा टाइप होगा इंटीजर, ठीक है, और हमारे पास होगा फुल नेम, इसमें होगा वैरचर 100, फिर आएगा DOB, इसका डेटा टाइप होगा डेट, और फिर आएगा हमारा क्रिएटेड एट, ठीक है, और उसके बाद इसका डेटा टाइप आ जाएगा डेट टाइम, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है।
राइट। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, आईडी कॉलम को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि इसमें कभी भी मतलब नल वैल्यूज ना जाए और हमेशा यूनिक वैल्यूज रहे, कभी डुप्लीकेट ना हो। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तुम्हें याद होगा कि हम लोग कोई भी कॉलम जब बनाते हैं, तो जब भी हम लोग ने पहले यूआई से थ्रू बनाया तो उसमें क्लास में चेक बॉक्स था अलाउ नल वाला, याद है? हाँ तो बाय डिफॉल्ट कोई टेबल बनाते हैं, कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब है कि उसमें नल है, पहले से नल अलाउड है। ठीक है। उसमें अगर नल नहीं अलाउ करना है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट नल लिखेंगे। ठीक है। हाँ तो अगर कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसा लिखा होता है नल। ठीक है। नल लिखना और नहीं लिखना दोनों बराबर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कंस्ट्रेंट नल होता है। ठीक है, कि नल अलाउड है। ओके। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नॉट नल लिखना है। तो नॉट नल अगर जब लिखता हूँ, इससे क्या होगा कि मेरे टेबल पे नल वैल्यूज इंसर्ट करना वो अलाउड नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा चीज, ऐसा भी फुल नेम है, इसमें भी मुझे नल वैल्यूज नहीं चाहिए तो मैं लिखूंगा नॉट नल। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी मुझे नल नहीं होना चाहिए कभी, तो नॉट नल। ठीक है। क्लियर? ऐसे हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी डेट और क्रिएटेड डेट पे नहीं लगाएंगे हम। देन फिर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आईडी कॉलम है उसमें यूनिक वैल्यूज होने चाहिए। तो मैं अगर एक और अगर कंस्ट्रेंट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसे यूनिक वर्ड लिख देंगे तो वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, कॉलम पे इंश्योर करता है कि कभी डुप्लीकेट वैल्यूज ना जाए। अगर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करोगे तो वो एरर दे देगा। बात समझ में आई मेरी? यस किसी को कोई डाउट है? ओके। चलो अभी इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो ये रन करते थे, एम्प्लॉयज 2 बन चुका है। इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, मैं इसमें डुप्लीकेट इंसर्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। तो इंसर्ट इनटू मैंने किया एम्प्लॉयज 2 में, और इसमें मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। वैल्यूज मैंने फर्स्ट में वैल्यू 1 डाली। ठीक है। फिर मैंने इसमें कुछ नाम डाला, रैंडम नाम। ठीक है। और इसमें अभी डेट डाल देते हैं, जैसे आज का 2023 03 एंड 23। ठीक है। और क्रिएटेड डेट टाइम अभी रहने दो, उसको नल अलाउ किया हुआ है तो रहने देते हैं। और वैल्यूज़ में आप यहाँ पे कॉलम मेंशन कर देंगे, आईडी, फुल नेम एंड डीओबी। ठीक है। इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद 1 रो अफेक्टेड हो गया। मैं फिर से रन करता हूँ तो इसमें एरर आएगा, यूनिक की कंस्ट्रेंट। ये इस टेबल पे यूनिक की कंस्ट्रेंट है, कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इनटू एम्प्लॉयज टू टेबल, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। मतलब ये 1 जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है। फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर इसको नल कर दूंगा तो भी ये मुझे एरर देगा, बोलेगा कि नल भी इंसर्ट नहीं कर सकते बिकॉज आईडी कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट है, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल्स। ओके। चलो इसको अगर मैंने 2 कर दिया और इसको अगर मैं सपोज नल कर देता हूँ, नल कर दो या फिर यहाँ से फुल नेम हटा के इस वैल्यू को ही हटा दो, दोनों केस में सेम तो होगा। भी नहीं लगा सर। ठीक है। तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो फुल नेम में बोलेगा कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। ठीक है। बट मैं चाहूँ तो डेट ऑफ बर्थ को नल कर सकता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, नल अलाउड है इसमें, देखो दिख रहा है। हाँ यस सर। इसको रन करेंगे ऐसे तो ये तुम्हारा अलाउड हो जाएगा, रन हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है। ऐसे फिर ये तो हो गया अभी तुम्हारा। सिलेक्ट स्टार करने पे अभी अगर डेटा देखोगे तो हमारे वो 2 रोज इंसर्ट होंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टू। ठीक है। रन किया तो ये डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है, राइट। बट इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अभी चलो हमने ये तो कंसिडर कर लिया कि हमारे टेबल में कभी नल वैल्यूज नहीं होने चाहिए, यूनिक वैल्यूज होने चाहिए, है ना। एंड देन फिर हमने फिर ये भी देखा कि इसमें चलता भी है ये सब चीज़ कि नल इंसर्ट करोगे तो एरर बताएगा, है ना। तो ये सब चीज़ चल रहा है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आईडी कॉलम में अभी सपोज मैंने बहुत सारे रोज इंसर्ट कर दिए, मैं 2-3 दिन बाद आके काम कर रहा हूँ, अब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने लास्ट वैल्यू क्या इंसर्ट करी थी। तो इसके बाद अगर मैं जाके यहाँ पे 2 के बाद अगर सपोज मैंने ये गलती से लिख के 10 लिख के कुछ ऐसा इंसर्ट कर दिया, तो उस समय क्या होगा कि मेरा टेबल में इंसर्ट हो जाएगा लेकिन टेबल में एक अनकंसिस्टेंट आईडी बनेगी कि 1 2 उसके बाद 10 आ गया। बात समझ में आई? यस यस सर। यानी कि आईडी कॉलम के लिए मैनुअल इंसर्शन अगर हम लोग इस तरह से रखते हैं तो भी एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर तुम्हारा कोई इंटीजर कॉलम है जिसमें जो आईडी वैल्यूज है तुम चाहते हो कि अपने आप जनरेट होके आए, और चाहते हो कि 1 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 4 आए, ऐसे करके चलता रहे, तो वैसे एक सिचुएशन पे हम क्या करेंगे कि हम
एक अलग कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, उसका दूसरे डेटाबेस है जैसे माई एसक्यूएल वगैरह, उसमें उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम होता है ऑटो इंक्रीमेंट। एसक्यूएल सर्वर में इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कॉलम। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, तो लेट्स डू दैट। इसको रहने दो, यहाँ पे नीचे आओ, एक और नया टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, टेबल एम्प्लॉयज 3। ठीक है, और इसमें अभी मैं वो यही सेम स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, देन यहाँ पे अभी जहाँ पे नॉट नल यूनिक ये लिखा है, हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। ओके, अब आइडेंटिटी लिखने के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। एक होता है इनिशियल वैल्यू, एक होता है इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है, या 1+1 2। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मेरी आईडी कॉलम को ऑटो जनरेट करो और स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारी 1 होनी चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 1 से इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू और ये कितने से इंक्रीज होना है वो बात समझ में आई? कोई डाउट? नो 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 सर, इसमें वो नोट नल वगैरह अब नहीं लिखेंगे, यूनिक वगैरह? अब ये बाय डिफॉल्ट आता रहेगा, देखो, नॉट नॉट नल और यूनिक यहाँ पे तुम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो अभी भी तुम नॉट नल यूनिक लिख सकते हो, लेकिन उससे फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी कॉलम जब बनाता है वो अपने आप ही नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट को मेंटेन कर देता है। इसमें तो डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर, वो तो बाय डिफॉल्ट लेता रहेगा ना। हाँ, वो अभी देखेंगे, तुमने एसक्यूएल करी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी लोगों ने नहीं करी। ठीक है, ओके, तो इसमें आइडेंटिटी कॉलम जैसे ही लिखेंगे तो क्या होगा कि हमारा कॉलम अभी मैनुअल इंसर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सिर्फ फुल नेम इंसर्ट करेंगे, डीओबी इंसर्ट करेंगे, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड आईडी इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि सिर्फ हमें ये वैल्यू इंसर्ट करनी है, बाकी आईडी क्या है कुछ नहीं है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने आप वो जनरेट होता रहेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ। सब कुछ सेम है, सिर्फ आईडी कॉलम पे इस बार मैंने क्या है, आइडेंटिटी करा है, नॉट नल यूनिक मैंने अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी मैं यही वाले इंसर्शन फिर से करूंगा। ठीक है, आईडी मैं यहाँ पे अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, और सिर्फ फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर सकता हूँ आराम से मैं। यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया जिग्नेश। ठीक है, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल दिया, 2017/2018/09। 30 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अब ये रन करने पे इसने मुझे, सॉरी, एम्प्लॉयज 3 करना पड़ेगा इसको, एम्प्लॉयज 3। हाँ, रन करने पे देखो रो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, एक और बार रो इंसर्ट करेंगे, फिर से रो इंसर्ट हो जाएगा, 3 4 5 6 ऐसे सारे रो इंसर्ट कर दिए, क्योंकि हमने देखो नेम में हमें यूनिक का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, हमने सिर्फ नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया था, तो मतलब दो लोगों के सेम नाम हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सारे नाम जिग्नेश इंसर्ट कर दिए अभी फिलहाल के लिए, समझो। अभी इसको मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज 3 और इसको ऐसे रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे देखना, आईडी कॉलम हमने इंसर्ट नहीं करा था, बट अपने आप बन के आया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। दिख रहा है? हाँ। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, इसमें जैसे जो कंपनी हाँ इसमें सर। एम्प्लॉय आईडी जनरेट होती है, वो इसी मतलब हाँ, फॉर्मेट। ऐसे ही कुछ ना कुछ ऑटो जनरेशन लगा, बट वो एक्चुअली होता वो डिफरेंट, वो एसक्यूएल एंड पे नहीं होता है वो। जिस भी एप्लीकेशन, जो भी एचआरएमएस यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन ही खुद जनरेट करता है। ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, बट एसक्यूएल के थ्रू हर जगह नहीं होता है। होता सेम ही है सर, ऐसे ही होता है वो भी हाँ, वो फॉर्मूला। भी ऐसे ही होता है, बट वो जो लॉजिक है मेंटेन करने का काम एसक्यूएल नहीं करता है, वो तुम्हारा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो करेगा। ओके। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल देखो एज अ एंड प्रोडक्ट नहीं है, एसक्यूएल एक बैक एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, बैक एंड प्रोडक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि क्या होता है कि तुम्हारे पास जो ये डेटाबेस है, इसमें सिर्फ हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे तुम्हारा टेबल्स वगैरह जो भी है वो बन रहा है, यहाँ पे टेबल्स बन रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा बैकएंड है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, लेकिन एंड यूजर को फेस करने वाला जो चीज़ है वो क्या है, तुम्हारा कोई एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट हो सकती है, एचआरएमएस सॉफ्टवेयर हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है ना। अब ये जिसने भी कोड लिखा है इसका,
वो कोड उसने जब लिखा होगा तो उसने इन दोनों एप्लीकेशंस को ऐसे लिंक किया होगा अपने सॉफ्टवेयर से। मतलब ये जो एप्लीकेशन है हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। अब हाँ। इस सॉफ्टवेयर का जो कोड होगा, जो इस सॉफ्टवेयर का पीस ऑफ कोड होगा, उस कोड में लॉजिक लिखा होगा कि जब भी कोई सबमिट सेव न्यू यूजर का बटन दबाए तो क्या हो कि वो अपने आप एक रैंडम आईडी जनरेट करे, जनरेट करके बाकी डिटेल्स को वैलिडेट करे, वैलिडेट करके डेटा को फिर सेव करे। तब वो लॉजिक जो है कि यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑटो जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जितना भी लॉजिक वो सारा हम एप्लीकेशन साइड में रख देते हैं, सर्वर ये डेटाबेस साइड में चीजें नहीं रखते हैं उस समय। ये एक अप्रोच है, ये एक वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। बट इसके अलावा जो मैंने बताया इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, क्योंकि नॉर्मली अगर तुम जिससे जाओगे जैसे कंपनीज में ऐसे एम्प्लॉय आईडीज तो होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये आईडी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब यूजर को डिस्प्ले कराएंगे वो क्या करेंगे, इसके आगे कुछ कोड लगा देंगे कंपनी का। जैसे कंपनी का नाम है सपोज समथिंग, कुछ भी नाम है ABCD, तो वो लिखेंगे ABC001, ये हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, वैसे नहीं लिखेंगे हाँ। 1। हाँ। समझ में आया। कुछ लोग ये करते हैं, ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग सिंपल 1 2 3 पे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जनरेशन यहाँ पे नहीं रखते हैं, वो लोग यहीं पे ये सब लॉजिक लिखते हैं और यहाँ से सिर्फ इंसर्शन होता है, वो बस ये कंट्रोल करते हैं कि इसमें यूनिक और नट नल जाए। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि लोग क्या करते हैं कि जो करंट टाइम होता है, तुम्हें पता होगा जैसे अभी कितना बज रहा है, 9 बज के 9 बज 9, 10। रहे, तो टाइम जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है, राइट। ऐसे इट्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ये हमेशा आगे ही बढ़ते रहेगा। अभी मैंने तुमसे टाइम पूछा तो 1 सेकंड बाद पूछूंगा तो उस समय जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो नया यूनिक टाइम होगा जो इसके पहले नहीं था, राइट। वो हर सेकंड में आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, और नैनो सेकंड में भी आगे बढ़ते रहेगा। तो क्या हो सकता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये तो तुम्हारा ह्यूमन रीडेबल टाइम है, बट इस टाइम का एक टाइम स्टैम्प भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प, ठीक है। यूनिक्स टाइम स्टैम्प क्या कहता है कि उन्होंने बोला कि एक डेट है 1970 या 1907, समथिंग 0101, एक डेट है, ठीक है, 0101। इसको तुम बोलो कि ये है 0 सेकेंड, ठीक है। जिस समय इन्होंने जो भी ये कॉन्सेप्ट निकाला यूनिक्स का, उस समय उन्होंने बोला कि इस डेट को हम 0 सेकेंड मानेंगे, और इसके बाद इस डेट का मतलब 12 बजे वाला जो टाइम है इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज 0 सेकेंड टाइम। अब इसके आगे जैसे जैसे 1 2 3 ऐसे करके बचते गया, बचते गया, बचते गया, अभी आज के टाइम पे ये क्या होगा कि एक बहुत बड़ा सा नंबर होगा, क्योंकि क्या है, सेकंड बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, करते 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 एक बहुत बड़ा सा एक यूनिक टाइम स्टैम्प का नंबर बन जाएगा, है ना। है कि नहीं, ठीक है। तो यस, अगर यस। तुम्हें देखना है कि अभी यूनिक्स टाइम क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो यूनिक्स क्लॉक, ठीक है। यूनिक्स टाइम सर्च किया मैंने, तो ये देखो ये अभी चल रहा है, देखो दिख रहा है, ये नंबर चल रहा है। यस। ये एक नंबर को, क्योंकि लोगों को पता है कि ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, हमेशा एक यूनिक नंबर मिलेगा हर सेकंड में, है ना, है कि नहीं। तो ये जो नंबर है, लोग क्या करते हैं, इस नंबर को भी कई बार आईडी की तरह यूज करते हैं, बुकिंग आईडी वगैरह में ऐसा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एप्लीकेशन एंड के हिसाब से, बट एज अ डेटाबेस फ्रंट अगर तुम काम करते हो डेटाबेस साइड में, उस समय तुम्हें आईडी ऑटो जनरेट करनी है तो यू कैन यूज आइडेंटिटी। इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता, इंक्रीमेंट बाय 2, तो मेरा फर्स्ट आईडी 1 बनता, नेक्स्ट आईडी 3 बनता, फिर नेक्स्ट आईडी 5 बनता। समझ में हाँ। आया बात। यस। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या करता है, ऑटो जनरेट करता है, ऑटो इंक्रीमेंट, या और वो अपने आप इंश्योर करेगा कि उसमें यूनिक और नॉट नल वैल्यूज हो, ठीक है। सर ऑटो इंक्रीमेंट में तो ये 1, 2 ये तो यूज नहीं होता। यूज नहीं होता, लेकिन वो क्या पता किसी एप्लीकेशन में होता हो, आईडी कॉलम बनाने के लिए नहीं होता होगा, किसी दूसरे लॉजिक के लिए यूज होता होगा। और जो सर क्रिएटेड एट डेट टाइम हमारा वो जो नल जा रहा उसमें सर हम टाइम स्टैम्प यूज करते हैं माइस्क्ल में, वो खुद से जब क्रिएट होता है तब तो वो खुद से टाइम ये ले लेता है। हाँ, खुद से ले लेता है, वो अपने आप नहीं लेता, वो हमें करना पड़ता है उसके लिए भी कोड, ठीक है। मैं वो बताऊंगा, वो नेक्स्ट मैं वही बताने वाला हूँ।
ठीक है, कि हम चाहते हैं कि जब भी रो इंसर्ट हो अपने आप जिस टाइम पे इंसर्ट हो एग्जैक्ट वही टाइम अपने आप ले ले, हमें वो टाइम भी इंसर्ट करने की जरूरत ना पड़े। अंडरस्टूड? ठीक है, तो नेक्स्ट अभी वही पढ़ेंगे, तो उसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, हमने नॉर्टनल देख लिया, यूनिक देख लिया और आइडेंटिटी देख लिया। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में कुछ और कंस्ट्रेंट्स रहे और कुछ ऐसे चीजें रहें जिससे हमारा इंसर्शन में लोड कम पड़े। ठीक है, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएटेड एट इंसर्ट नहीं करा, तो अपने आप उसने डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लिया, नल वैल्यू ले ली, है ना, है कि नहीं? यस और नो? यस यस यस। है ना? तो अगर मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट नल ना ले, कुछ और वैल्यू ले, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपने आप करंट टाइम ले ले, या हमेशा जो मतलब कोई कंट्री का कॉलम है तो हमेशा इंडिया वैल्यू अपने आप डिफॉल्ट ले ले। तो वैसा अगर कुछ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक नया टेबल बनाऊंगा एम्प्लॉयज 4, और इस बार हम बाकी सब चीजें सेम रखेंगे, और इस बार डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा तुम्हारा नॉट नल। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्रिएटेड एट जो डेट टाइम है, इसको करने से पहले मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि कंट्री है, कॉलम कंट्री, और कंट्री का डेटा टाइप कर लेते हैं वेर कैर, और वेर कैर में डेटा टाइप कर लेंथ कर देंगे 100। एंड अब ये बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसमें नल जा सकता है, और अगर मैं मिस करूंगा तो अपने आप नल घुसेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ वैल्यू इंसर्ट ना करूं तो अपने आप इसमें एक वैल्यू जानी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए इंडिया। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट लिखने से क्या हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ कंट्री वेर कैर डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी इंडिया, मतलब अगर कुछ इंसर्ट ना करे तो नल ना जाए, डिफॉल्ट इंडिया जाए। ठीक है, क्लियर? ओके, अब वो यस। क्रिएटेड एट वाला इसके बाद बनाएंगे, इसके बाद आएगा क्रिएटेड डेट टाइम। इसको करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपने आप करंट टाइम ले। अब करंट टाइम निकलेगा कैसे, वो उसके लिए एक फंक्शन है। ठीक है, डेट टाइम में फंक्शन होता है, तो मैं उस डेट टाइम वाले फंक्शन को मैं पहले यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया था ना, ऐसे सिलेक्ट लेन ऑफ, उसके बाद मैंने कोई एक स्ट्रिंग मेंशन किया था तो उसने अपने आप लेंथ बता दिया था, याद है? हाँ। है ना, मतलब डायरेक्ट कॉलम पे अप्लाई किया था, स्टैटिक वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे फंक्शन है करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प, तो ये सिलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प ये एक ऐसा स्पेसिफिक अलग टाइप का फंक्शन है जिसमें यहाँ पे हमें ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, करंट टाइम स्टैम्प को रिटर्न कर देता है। ऐसे रन करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखना क्या आएगा, ये देखो, ये वैल्यू आया डेट, उसके बाद आया टाइम, और इसमें जो तुम्हारा टाइम के बाद सेकेंड्स आया 3 डेसिमल प्लेस तक आया, यानी कि इसमें ये इसका डेटा टाइप क्या हुआ, डेट टाइम, नॉट डेट टाइम 2। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही फिर ऐसे और भी फंक्शन होते हैं डेट टाइम से रिलेटेड जो करंट टाइम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे एक होता है डेट, सॉरी, गेट डेट होता है, डेट। ठीक है, गेट डेट, इसको एज अ फंक्शन की तरह लिखना पड़ेगा। इसको रन करते हैं तो ये क्या करता है, ये भी हमें करंट डेट टाइम दे देता है ऐसे। ठीक है, फिर एक और फंक्शन होता है सिस डेट, सिस डेट, सिस अंडरस्कोर डेट नहीं, सॉरी ये नहीं है, सिस डेट टाइम, हाँ सिस डेट टाइम। ठीक है, इसको रन करते हैं तो ये भी हमें करंट डेट टाइम दे देता है, बट इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें प्रिसीजन ज्यादा होती है, 7 डेसिमल प्लेस तक की। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये 3 फंक्शन है जो करंट टाइम रिटर्न कर सकते हैं, हम यूज करेंगे ये वाला करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प यहाँ पे। ठीक है, अब ये होना चाहिए तुम्हारा एक डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्रिएटेड एट, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इंडिया स्टैटिक वैल्यू लिखी, इस बार मैंने क्या किया, एक डायनेमिक वैल्यू दे दी। मैंने बोला कि डेट टाइम कॉलम है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प होनी चाहिए। ओके, और ये जो है कॉलम, इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर मैनुअली भी कोई नल वैल्यू इंसर्ट करना चाहे तो वो भी अलाउ नहीं होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो। ठीक है, चलो एम्प्लॉयज 4 को क्रिएट करते हैं और इस बार हम इसमें रोज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कॉलम को कॉमन कॉपी किया। ठीक है, तो मैं अभी आईडी इंसर्ट कर रहा हूँ, फुल नेम इंसर्ट कर रहा हूँ, सॉरी फुल नेम और डीओपी लिख रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे कंट्री नहीं लिख रहा हूँ, क्रिएटेड एड नहीं लिख रहा हूँ, आईडी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, रन कर देते हैं। देखो रो इंसर्ट हो गया बिना वैल्यू मेंशन करे। और देखो अभी डेटा देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, मैंने 3 पे इंसर्ट कर दिया ना, 4 पे करना है। इसको रन करो। ठीक है, अब वो हो गया 4 पे इंसर्ट। अब रन करते हैं इसको। अब आउटपुट देखना, दिख रहा है? इसने आईडी तो Yes. अपने आप ले ली, ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि आइडेंटिटी वजह से। डेट मैंने इंसर्ट किया था और डीओपी इंसर्ट किया था। इसने कंट्री अपने आप ले लिया, नल नहीं लिया इस बार, इंडिया लिया क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इंडिया था। डिफॉल्ट वैल्यू हाँ। क्रिएटेड एड के लिए करंट टाइम था तो उसने करंट टाइम ले लिया। देख रहे? यस सर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर। ओके, अब ये करंट टाइम स्टैम्प जो है ये क्या करता है कि तुम्हारे सिस्टम का जो करंट टाइम स्टैम्प है वो लेता है। ठीक है, सिस डेट टाइम गेट डेट वो सब सिस्टम का टाइम लेगा, यानी कि अगर तुम्हारा कंप्यूटर यूएस में रखा है तो यूएस में चलाओगे तो यूएस का टाइम आएगा। ठीक है, हाँ। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो ये था तुम्हारा कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऐसे ही एक और कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, जिसमें जैसे एक और नया टेबल बनाते हैं इस बार, क्रिएट टेबल। ठीक है, यूजर्स 2। और इस बार मैं कॉलम्स कुछ इस तरह से बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, और आईडी ले लेते हैं, आईडी। एंड आईडी का डेटा टाइप टीचर और ये होगा आइडेंटिटी। इसमें हो जाएगा 1,1। और फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डेटा टाइप varchar और varchar होगा 100। ये हो जाएगा नॉट नल। ठीक है, फिर एक कॉलम लेते हैं एज। ठीक है, अब एज में मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका डेटा टाइप रख देते हैं इंटीजर, बिकॉज कभी डेसिमल में एज तो होगा नहीं, इंटीजर में होगा, है ना? इंटीजर में होगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूजर्स हैं सारे 18+ होने चाहिए, कोई भी मतलब 18 से छोटा वाला यूजर इंसर्ट ना हो पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ, चेक। ठीक है, अब चेक कंस्ट्रेंट में मैं क्या बोलूंगा कि चेक कंस्ट्रेंट में व्हाट विल आई डू, आई विल यहाँ पे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे इफ एल्स में लॉजिक लिखते हो ना कंडीशन स्टेटमेंट, वैसे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज शुड बी ग्रेटर इक्वल 18। 18। ठीक है, अब ये अपने आप जब भी हम इंसर्शन करेंगे तो अपने आप ये चेक करेगा कि एज की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 18 है कि नहीं। ठीक है, चलो रन करते हैं इसको। रन कर दिया, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स 2। ठीक है, और इसमें हम कर देंगे कॉलम्स में मेंशन, नेम कॉलम एंड एज कॉलम। इसमें हम कर देंगे वैल्यूज। वैल्यूज में इंसर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल राम। और उसके बाद वैल्यूज में कर देते हैं जैसे 19। ठीक है, इसको रन कर देंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स से मैंने इसको कर दिया शामू और इसको मैंने अब इस बार कर देंगे 10। इसको जब रन करूंगा तो इसमें एरर आएगा, कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट। क्यों? द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन द डेटाबेस यूजर्स इन द कॉलम एज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि इसमें हमने इंसर्ट करने की कोशिश करी ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये कंडीशन जब रन करेंगे तो फॉल्स आता है। जब फॉल्स आएगा तो इंसर्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ओके, ये था सारा तुम्हारा टेबल का काम। ठीक है, अब आते हैं अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट के वेरिएशन पे। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अगर मैं करता हूँ तो इसमें एम्प्लॉयज में मुझे कुछ इस तरह का डेटा दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट दो जो जिनमें आईडी की वैल्यू 2 है,
ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं फिल्टर करना चाहता हूँ अपने रिजल्ट को। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम करेंगे वेयर, तो इसको वेयर क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर मतलब जहाँ पे आईडी जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, वेयर क्लॉज में लगा दिया, जो फिल्टर करेगा हमारे आउटपुट को, ठीक है। पाइथन में जैसे तुम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में तुम लोग चेक लगाते हैं ना कि इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू लिखते हैं, इसमें डबल इक्वल टू नहीं है, इसमें सिंगल इक्वल टू होता है, ठीक है। तो मैंने अगर लिखा id इक्वल टू 2, उसको रन किया, तो इसमें से आउटपुट में वो रोज आएंगे जो हमारे क्या है, id 2। जिसमें 2 है, ये वाली, दिख रहा है? हाँ। ओके। अगर मैं लिखा id इक्वल टू 1, तो ये id इक्वल टू 1 वाली रो देगा। फिर मैंने अगर सपोज मुझे देखना है वेयर id ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कर सकता हूँ। अगर मैं करता हूँ वेयर id लेस देन 3, तो लेस देन 3, ठीक है। लेस देन इक्वल टू करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 2 करना है तो भी हम ये कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे लग सकते हैं किसी भी कॉलम पे, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग कंपेयर करना है कि वेयर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, नेम इज इक्वल टू मीना, तो ये रन करेंगे, तो 1 सेकेंड, नेम नहीं है कॉलम, फुल नेम है, तो फुल नेम इक्वल टू मीना किया तो इसने आउटपुट दे दिया, देखो, ठीक है। बट अभी यहाँ पे जो ये मीना आया है, ये मैंने स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में दे दिया इसने आउटपुट, ठीक है। ये एसक्यूएल सर्वर इस तरह से बिहेव करता है, बट कुछ कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं जिसमें ये जो वैल्यू है ये केस सेंसिटिव होती है, कि मैंने स्मॉल में सर्च किया तो स्मॉल वाली वैल्यू को ढूंढेगा, बैक कैपिटल वाली को नहीं ढूंढेगा वो। तो उस केस में हमें ऐसे कैपिटल एम लगा के ऐसे सर्च करना पड़ेगा, तब मिल जाएगा। बट नॉर्मली स्ट्रिंग में जब भी हम सर्च करते हैं कि हमें नहीं पता अंदर में स्मॉल में है, कैपिटल में है, कहीं पे कुछ है कि नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सेफ कंडीशन को अज्यूम करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि वैल्यू हमेशा गलती होगी, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, हमें नहीं पता कि ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ स्मॉल में या सब कुछ कैपिटल में एक कट केस में लेंगे, और इसमें जो भी कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं उसको लोअर फंक्शन पे पास कर देंगे। लोअर फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तुम लोग ने अभी स्ट्रिंग फंक्शन खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो लोअर फंक्शन क्या करता है, नेम वैल्यू को सारे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, तो इससे लोअर केस में पहले कन्वर्ट होगा वैल्यू, फिर कंपेयर होगा इससे, ठीक है। तो ये एक सेफ तरीका है तुम्हारा स्ट्रिंग कॉलम्स को सर्च करने का, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम चाहे जो डेटाबेस यूज करो। तो यही तरीका फॉलो करना है जब भी तुम स्ट्रिंग यूज करो, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, कभी कभी नेम वगैरह में यूजर अगर एंटर कर रहा है, गलती से किसी नाम के आगे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया या बाद में स्पेस आ गया, तो वो स्पेस अगर आ जाएगा तो वैल्यू तो पूरी बदल जाएगी ना, फिर कंपैरिजन में वो कभी सर्च नहीं हो पाएगा, राइट। तो मान लो कि मैं कुछ ऐसा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज इंसर्ट करते हैं और इसमें वैल्यूज में मैं लिख देता हूँ सपोज वैल्यू नंबर 4, वैल्यू हो जाएगी, कुछ स्पेस आ गया, और सम नेम इज लेट्स से राजू, ठीक है। इसमें आगे भी स्पेस है, और यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, सही यही वाला डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ ऐसे। इसको जब रन करेंगे तो एम्प्लॉयज़ में 1 सेकेंड, सिंटैक्स एरर कहाँ पे आया, हाँ वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, ये मैंने रो इंसर्ट कर दी है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब अगर मैं राजू को सर्च करने की कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे राजू ऐसे लिख के सर्च करेंगे, लोअर केस में लिख के राजू सर्च करेंगे, इसमें रो नहीं आएगा, देखो एक भी, देख रहे हैं? क्यों? हाँ। क्योंकि हमारे पास मिला नहीं, क्योंकि स्पेस आ गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं ये, मुझे ऐसा स्पेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्पेस लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा। अब ये तो मुझे नहीं पता ना किस यूजर ने कितने स्पेस लगाए हैं, कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ स्पेस नहीं है ना। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन। तो जब क्या ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आगे पीछे से स्पेस हटा देता है, ठीक है। तो ये पहले लोअर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ट्रिम करेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर इससे कंपेयर करेगा। तो इस केस में हमेशा सेफ तरीके से तुम स्ट्रिंग सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्लियर? यस। कोई डाउट यहाँ तक? ऐसे फिर एक और फंक्शन है एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट साइड से स्पेस हटाता है, आर ट्रिम राइट से हटाता है, ट्रिम क्या करेगा, दोनों साइड से हटा देगा, ओके, क्लियर? हाँ। ओके, तब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम करते हैं, आईडी फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है।
सेकेंड 1 की जगह आईडी कर देते हैं। रन किया तो यहाँ पे क्या होगा, रन करने पे ये तुम्हें आउटपुट इस तरह से दे रहा है। ठीक है, आउटपुट में इसमें दिख रहा है कि स्पेस वगैरह आ रहा है। तुम आउटपुट में चाहते हो कि स्पेस वगैरह ना आए तो तुम क्या करो, इसमें ये यहाँ पे भी ट्रिम लगा सकते हो, इसे ट्रिम। और ये क्योंकि सिंपल फंक्शन है तो फंक्शन को जैसे यूज करते थे वैसे यूज कर सकते हैं कहीं भी, चाहे वेयर क्लॉज में भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ वेयर क्लॉज में अब मान लो कि तुम्हारे दो कंडीशन है, कि एक ये कंडीशन है और तुम चाहते हो कि एंड आईडी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो वो वाले रोज आ जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आईडी शुड बी ग्रेटर देन 5, ये दोनों कंडीशन को मैच कराना है तो यहाँ पे कोई रो नहीं आएगा, देखो। ठीक है, तो ये एंड कंडीशन मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन चेक चेक होंगे, दोनों जब ट्रू होगा तभी तुम्हारा रो आएगा। किसी भी रो में अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ मैच नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर और करना है तो और कंडीशन का मतलब क्या है कि या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए, दोनों में से जो भी सही होगा तो मेरा पूरा कोड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज क्या होता है, ये वेयर क्लॉज भी रो बाय रो चलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ऐसे, एम्प्लॉयज टेबल वाला रन करता हूँ सिर्फ, तो इसमें अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये मेरा डेटा है। ठीक है, इसमें अगर मैंने बोला कि कोई कंडीशन है वेयर नेम इक्वल टू राजू, तो क्या होता है, राजू भले बीच में लिखा है या लास्ट में लिखा है, कहीं भी लिखा हो, ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरा जो डेटा है, मेरा जो वो वेयर कंडीशन है वो होता कंपेयर हर रो में जाके। मैंने लिखा नेम इक्वल टू राजू तो पहले फर्स्ट रो में आएगा, नेम चेक करेगा, ट्रू फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो रो नहीं लेगा, ट्रू आएगा तो रो को ले लेगा। ठीक है, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, इसमें इसको नेम इक्वल टू राजू का उसमें मिल गया जैसे, तो ये क्या करेगा, इस रो को आउटपुट में ले लेगा। ठीक है, तो यानी कि वेयर क्लॉज भी क्या करता है, रो बाय रो आइटरेट करता है, यानी कि जितने ज्यादा रोज होंगे उस उतने ही ज्यादा टाइम लगेगा वेयर क्लॉज को भी चलने के लिए। ठीक है, क्लियर। यस सर। चाहे उसको राजू फर्स्ट रो में ही क्यों ना मिल जाए वो, लेकिन तब भी बाकी रोज में चेक करेगा। ठीक है, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वेयर क्लॉज वगैरह तुम उसके प्रैक्टिस कर लेना, मल्टीपल कंडीशंस ऐसे ऐसे लगा के। ठीक है।